बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ज इमरान सीरीज, मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। टेलीफोन की घंटी बजते ही हेनरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हेनरी बोल रहा हूँ, हेनरी ने कहा। रॉजर बोल रहा हूँ बॉस, इंचार्ज इंफॉर्मेशन डेस्क। दूसरी तरफ से रॉजर की आवाज़ सुनाई दी। रॉजर नाराक में हार्ज की तरफ से मुखबरी के वसी नेटवर्क का इंचार्ज था और पहले भी स्टैचू के अगवा की इत्तला हेनरी को उसने दी थी। हाँ, क्या बात है, हेनरी ने कहा। बॉस, सब हेडक्वार्टर के बारे में मुकम्मल तफसीलात पाक एशिया के अली इमरान को यहाँ से पहुँचा दी गई हैं। दूसरी तरफ से रॉजर ने कहा तो हेनरी बेइख्तियार उछल पड़ा। सब हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात? क्या मतलब? इसके बारे में जब कोई जानता ही नहीं तो फिर कैसी तफसीलात? हेनरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, कुछ लोग यहाँ ऐसे मौजूद हैं जो इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, दूसरी तरफ से रॉजर ने कहा। हैरत है, ये कैसे मुमकिन है? मुझे खुद इस बारे में मालूम नहीं, लोगों को कैसे मालूम हो सकता है? बहरहाल, किसने पहुंचाई हैं ये तफसीलात और क्या तफसीलात पहुंचाई हैं? हेनरी ने कहा। बॉस, मेरे पास टेप मौजूद है, खासी तवील गुफ्तगू है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद टेप समेत आपके पास ऑफिस में हाजिर हो जाऊं, रॉजर ने कहा। ओह अच्छा, आ जाओ, हेनरी ने कहा और रिसीवर रखकर इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और किसी को रॉजर की आमद की इत्तला देकर इसे ऑफिस में भिजवाने का कहकर उसने रिसीवर रख दिया। ये कैसे मुमकिन है कि किसी को सब हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात का इल्म हो और फिर ये तफसीलात इतनी आसानी से पाक एशिया भी पहुँच जाए? हैरत है, हेनरी ने बेख्तियार बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया और लंबे कद और छुरेरे जिस्म का रॉजर अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक ब्रीफ केस भी मौजूद था। आओ रॉजर, मैं तुम्हारा शिद्दत से मुंतज़िर था, हेनरी ने रॉजर के सलाम का जवाब देते हुए कहा। शुक्रिया बॉस, रॉजर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। तुमने मुझे कॉल करके हैरान कर दिया है। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, हेनरी ने जवाब दिया। हेनरी ने कहा, बॉस, इस दुनिया में अगर दौलत खर्च की जाए तो सब कुछ मुमकिन है। आपको भी तो मालूम है कि चीफ स्टैचू की गर्लफ्रेंड मार्था या नाराक में आती जाती रहती है। वो मोन्स से आई थी, रॉजर ने कहा। हाँ लेकिन, हेनरी ने कहा। बॉस, मार्था ने यहाँ चंद अफराद को बताया हुआ है कि सब हेडक्वार्टर मोन्स में है, रॉजर ने जवाब दिया तो हेनरी बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, क्या मतलब? क्या सब हेडक्वार्टर वाकई मोन्स में है? हेनरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, मार्था के मुताबिक जब चीफ स्टैचू सब हेडक्वार्टर में होते हैं तो मार्था इनके पास आती जाती रहती है, इसलिए ये बात कन्फर्म है, रॉजर ने कहा। ओह, तो ये बात है, ठीक है, अब बात समझ में आ गई है। बहरहाल, मुझे तफसील बताओ, क्या मार्था ने इत्तला दी है या उसके किसी आदमी ने? हेनरी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। नहीं बॉस, मार्था मुस्तकिल मोन्स में है, वो यहाँ अब आती ही नहीं क्योंकि चीफ स्टैचू अब वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, रॉजर ने जवाब दिया। फिर क्या तफसील है? हेनरी ने पूछा। बॉस, मुझे इत्तला मिली कि स्नोफॉल क्लब की मालिका रीटा, जो कि इंफॉर्मेशन सेलर है, इसने पाक एशिया के किसी आदमी से 2 बार तवील बातचीत की है और इसमें चीफ स्टैचू का नाम भी आया है। तो मैं चौंक पड़ा। मेरे वहाँ ज़राए मौजूद हैं, इसलिए मैंने इनकी ड्यूटी लगाई कि वो इस गुफ्तगू की टेप मुझे मुहैया करें, क्योंकि रीटा अपनी कॉलों का बाकायदा टेप रखती है ताकि इसके ग्राहक कल किसी डील से इनकार ना कर सकें। इसलिए दोनों कॉलों की टेप्स मुझ तक आसानी से पहुंच गईं। ये तमाम तफसीलात इस रीटा ने पाक एशिया के अली इमरान तक पहुंचाई हैं। चूँकि पहली कॉल की टेप में सिर्फ इब्तिदाई बातें थीं, इसलिए मैं ये दूसरी टेप भी ले आया हूँ। इसमें सब कुछ मौजूद है, रॉजर ने कहा। सुनाओ टेप, हेनरी ने कहा। तो रॉजर ने साइड पर रखा हुआ ब्रीफकेस उठाकर मेज़ पर रखा। इसे खोलकर इसमें मौजूद एक छोटा मगर जदीद माइक्रो टेप रिकॉर्डर निकालकर बाहर निकाला और फिर ब्रीफकेस इसने बंद करके वापस नीचे रखा। इसके साथ ही इसने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। बैटरी से चलने वाले इस माइक्रो टेप रिकॉर्डर से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यह स्नोफॉल क्लब की फ़ोन अटेंडेंट लड़की की आवाज़ थी। फिर एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी जिसने अपने आप को पाक एशिया का अली इमरान बताया था। फिर एक और आवाज़ सुनाई दी और इसने अपना नाम रीटा बताया। फिर इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला और हेनरी होंठ भींचे खामोश बैठा रहा। ये गुफ्तगू सुनता रहा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे। जब टेप ऑफ हो गया तो रॉजर ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया
ये तो वाकई हैरत अंगेज बात है, लेकिन इस रीटा ने ये सब कुछ कैसे मालूम कर लिया? हेनरी ने कहा। मुझे भी आपकी तरह तजस्सुस हुआ था, इसलिए मैंने इंक्वायरी कराई तो पता चला कि मार्था के खासे गहरे ताल्लुकात यहाँ के एक बिजनेसमैन जिसका नाम जैकब है से रहे हैं, और मार्था इससे अक्सर मिलती जुलती रहती है, और ये जैकब भी मोन्स का ही रहने वाला है। रीटा ने किसी तरह इस जैकब का सुराग लगा लिया और जैकब ने इससे भारी मुआवजा देकर ये सारी तफसीलात उसे मुहैया कर दी, जिस पर रीटा ने मोन्स में अपने किसी आदमी को कहा कि वो इन मालूमात की तस्दीक करे। तो इस आदमी ने रीटा को तस्दीक कर दी कि मालूमात दुरुस्त हैं। तो फिर रीटा ने ये मालूमात आगे इस अली इमरान को ट्रांसफ़र कर दी। रॉजर ने तफसील बताते हुए कहा, ये अली इमरान तो इंतहाई ख़तरनाक तरीन शख्सियत के तौर पर सामने आ रहा है। मेरी यहाँ सारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन मुझे आज तक सब हेडक्वार्टर के बारे में इल्म ना हो सका, और इस इमरान ने वहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे सब कुछ मालूम कर लिया। लेकिन वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कहाँ है? हर बार यही इमरान ही सामने आ रहा है, हेनरी ने कहा। हो सकता है बॉस कि ये इमरान ही सीक्रेट सर्विस का चीफ हो, रॉजर ने कहा। हाँ, बहरहाल ठीक है, तुम जा सकते हो। तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं चीफ स्टैचू से तुम्हारी खुसूसी सिफारिश करूँगा। वैसे भी वो पहले ही इस बात पर तुमसे बेहद खुश है कि तुमने उनके अगवा की इत्तला दी थी, हेनरी ने कहा। थैंक यू बॉस, रॉजर ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर इसने नीचे से ब्रीफकेस उठाकर मेज़ पर रखा, और फिर माइक्रोटेप रिकॉर्डर इसने ब्रीफकेस में रखकर ब्रीफकेस बंद कर दिया, और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। इस टेप को महफूज रखना, शायद चीफ स्टैचू से सुनना पसंद करें, हेनरी ने कहा। यस बॉस, रॉजर ने कहा, और फिर सलाम करके वो मुड़ा और ब्रीफकेस उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रॉजर के बाहर जाने के बाद हेनरी ने उठकर अलमारी खोली और इसमें से एक जदीद साख्त का स्पेशल ट्रांसमीटर निकाला और इसे मेज़ पर रख दिया। ये फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर था। इसने इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, चीफ कोऑर्डिनेटर नाराक, हेनरी कॉलिंग, ओवर। हेनरी ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, सब हेडक्वार्टर अटेंडिंग यू, ओवर। चलना मोबाइल ट्रांसमीटर से एक मशीनी सी आवाज़ सुनाई दी। चीफ स्टैचू से बात करें, ओवर, हेनरी ने कहा। होल्ड करें, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, स्टैचू बोल रहा हूँ हेनरी, क्यों स्पेशल कॉल की है, ओवर। चलना मोबाइल स्टैचू की आवाज़ सुनाई दी। चीफ, आप मुझे फ़ोन कॉल करें, तफसील से इंतहाई अहम बात करनी है, सब हेडक्वार्टर के बारे में, ओवर, हेनरी ने कहा। क्या तुम ऑफिस में हो, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। यस चीफ, ओवर, हेनरी ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो हेनरी ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया और इसे उठाकर इसने वापस अलमारी में रखा और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद डायरेक्ट फ़ोन की घंटी बज उठी तो इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हेनरी बोल रहा हूँ, हेनरी ने कहा। स्टैचू बोल रहा हूँ हेनरी, क्या बात है? दूसरी तरफ से स्टैचू की आवाज़ सुनाई दी तो हेनरी ने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम तफसील बता दी। वेरी बैड, मैं तो सोच भी ना सकता था कि मार्था इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगी और इस तरह ये बातें पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगी, स्टैचू ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस, ये तो अच्छा हुआ कि हमें इत्तला मिल गई, वरना हम तो यही सोचते रह जाते कि इन्हें सब हेडक्वार्टर के बारे में मालूम ही नहीं है और वो इसे ढूंढने में सर पटक कर रह जाएंगे। अब इनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई आसानी से की जा सकती है, हेनरी ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि वो बराह रास्त मून जाएंगे और सब हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे, स्टैचू ने कहा। यस चीफ, अब ये लाजमन बराह रास्त मून्स पहुँचेंगे, हेनरी ने कहा। तुमने अच्छा किया कि मुझे इत्तला कर दी। अब मून्स इनके लिए भड़कता हुआ जहन्नम साबित होगा। यहाँ मून्स में हमने ऐसे वसी जाल फैला रखे हैं कि सरकारी एजेंसियों के एजेंट तक यहाँ पहुँचकर कुछ नहीं कर सकते। तो ये पसमानदा मुल्क के एजेंट यहाँ क्या कर लेंगे, स्टैचू ने कहा। चीफ, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जिस अंदाज में ये लोग काम कर रहे हैं इससे महसूस होता है कि ये लोग एकेडमिया की बड़ी सरकारी एजेंसियों से भी दो हाथ आगे हैं। इसलिए आप इन्हें आम रूटीन में ना लें, बल्कि इनके लिए ऐसा ग्रुप मून्स में तैनात करें जिसे ऐसे एजेंटों से निपटने की खुसूसी सलाहियतें हासिल हों, हेनरी ने कहा। तुम बेफिक्र रहो हेनरी, हमारी तंजीम दहशतगर्द तंजीम है और कोई भी हुकूमत ऐसी तंजीम को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बावजूद ना सिर्फ हम मौजूद हैं, बल्कि रोज़ बरोज़ हमारा काम तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा सरकारी एजेंसियों की तरफ से रहता है। और एकेडमिया की ब्लैक एजेंसी और रेड एजेंसी के अलावा यूरोपीय ममालिक की सबसे बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हमारे खिलाफ हर वक्त हरकत में रहती हैं। इसलिए हमारे पास ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो ऐसी एजेंसियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। ये बात दूसरी है कि आज तक एकेडमिया और यूरोप की कोई एजेंसी भी इस बात का सुराग नहीं लगा सकी कि सब हेडक्वार्टर कहाँ पर है
और इमरान ने यह सुराग लगा लिया है। लेकिन बहरहाल जब ये लोग मून्स में दाखिल होंगे तो मौत इन पर चारों तरफ से झपट पड़ेगी। अलबत्ता तुम यहाँ से किसी से ये मालूम करके मुझे बताओ कि इमरान की ज़ाती हैसियत क्या है और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की साख्त क्या है, ताकि मैं इसी अंदाज में ब्लैक ग्रुप को हिदायत देकर मून्स में तैनात कर दूँ। दूसरी तरफ से इस बार स्टाचो ने इंतहाई बाएतमाद लहजे में कहा। वो शायद हैरत की झटके से बाहर निकल आया था। यस चीफ, मैं मालूम करके आपको ट्रांसमीटर कॉल करता हूँ, हेनरी ने कहा। कितनी देर में ये काम हो जाएगा? स्टाचो ने पूछा। चीफ, रेड एजेंसी का एक मारूफ एजेंट यहाँ एक क्लब बनाए हुए है, इससे आसानी से मालूमात मिल सकती हैं, हेनरी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद दोबारा तुम्हें एक फ़ोन कॉल करूँगा, स्टाचू ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो हेनरी ने रिसीवर रखने की बजाय हाथ बढ़ाकर कैडल दबाया और फिर टून आने पर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। सिल्वर ग्रिल क्लब रब्ता कायम होते ही एक मुतरन्नम नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। स्टोन्स से बात कराओ, मैं हेनरी बोल रहा हूँ, हेनरी ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, स्टोन्स बोल रहा हूँ। चलना मुबाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा भारी था। हेनरी बोल रहा हूँ स्टोन्स, हेनरी ने कहा। ओह, तुम आज कैसे कॉल कर लिया? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती, दूसरी तरफ से चौंक कर और कदे बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा गया। तुम्हें पता तो है कि हमारा काम किस कदर मसरूफ़ रखने वाला है, हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुखबरी का नेटवर्क चलाना बहरहाल आसान तो नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया। स्टोन्स, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि क्या तुम मुझे पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर पाक एशिया के एक आदमी अली इमरान के बारे में कुछ तफसील बता सकते हो? हेनरी ने कहा। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा क्या ताल्लुक पैदा हो गया उनसे? स्टोन्स ने बुरी तरह चौंकते हुए लहजे में कहा। मेरा क्या ताल्लुक होना है, मैंने तो पार्टी को मालूमात फ़रोख्त करनी है और बस, हेनरी ने कहा। ओह, लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में तफसील तो तुम्हें कहीं से भी ना मिल सकेगी। ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक लेकिन सबसे खुफिया सर्विस है। सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि इसका चीफ X2 है, जो पाक एशिया की हदूद में भी खुफिया रहता है। हत्ता कि इसकी टीम के मेंबरान भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ फ़ोन पर इसकी आवाज़ सुनते हैं और इसके अहकामात की तामील होती है। और सीक्रेट सर्विस किन और कितने अफराद पर मुश्तमिल है, इस बारे में भी कोई नहीं जानता। आमतौर पर जब ये सर्विस किसी मिशन पर काम करती है तो कभी इसमें 1 औरत और 4-5 मर्द होते हैं, और कभी 2 औरतें और 4-5 मर्द, और कभी 1 औरत और 10 मर्द। इस तरह इनकी तादाद हर मिशन में पहले से मुख्तलिफ होती है और इनके असल नाम और असल चेहरों और असल शनाख्त के बारे में कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम दुनिया के इस फील्ड के लोग सिर्फ एक आदमी को बखूबी जानते हैं, और ये वही है जिसका नाम तुमने अभी लिया है, यानी अली इमरान। ये वैसे तो सीक्रेट सर्विस का मेंबर नहीं है बल्कि फ्रीलांसर है, लेकिन हर मिशन में टीम का लीडर यही होता है। इस शक्ल से बज़ाहिर एक आम सा भोला भाला मासूम और इंतहाई मज़ाहिया बातें और मस्खरी हरकतें करने वाला नौजवान है, लेकिन दरअसल ये शख्स इंतहाई ख़तरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट है और बेपनाह ज़हीन। इसकी जहानत शातिराना है, माहिर लड़ाका और शानदार निशानेबाज है। बस यूँ समझ लो कि दुनिया की हर सलाहियत इसे हासिल है। ख़ास तौर पर एक सलाहियत ऐसी है जो शायद बज़ाहिर नामुमकिन है कि दुनिया के हर आदमी, औरत, बूढ़े और बच्चे की आवाज़ और लहजे की नकल फ़ौरी तौर पर इस तरह कर लेता है कि ख़ुद वो आदमी भी पहचान ना सके। इसके हाथों हज़ारों बड़ी बड़ी बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीमें ख़त्म हो चुकी हैं। बड़े बड़े मुजरिम इसके हाथों अपनी गर्दनें तोड़वा चुके हैं, और तुम शायद यकीन ना करो लेकिन एक्रीमिया की ब्लैक एजेंसी और रेड एजेंसी से खौफजदा रहती है। वैसे आम सा भोला भाला और मासूम सा नौजवान नज़र आता है। स्टोन्स ने जब बोलने पर आया तो मुसलसल बोलता चला गया और हेनरी के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरते चले गए। क्या कोई ख़ास शनाख्त है जिससे इन्हें पहचाना जा सके? हेनरी ने कहा। वो मेकअप के माहिर हैं, इसलिए कोई शक शनाख्त नहीं रहती। इस इमरान की शनाख्त यही कि ये ज़्यादा देर तक संजीदा नहीं रह सकता और मज़ाहिया बातें करना शुरू कर देता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, स्टोन्स ने जवाब देते हुए कहा। ओके, बेहद शुक्रिया, गुड बाय, हेनरी ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये कैसी मालूमात हुई? बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, हेनरी ने कहा। और फिर जब स्टाचो की कॉल आई तो इसने वो सारी बातें दोहरा दी जो स्टोन्स ने उसे बताई थीं। ठीक है, मैं ब्लैक ग्रुप के इंचार्ज राइट से बात की है। वो ब्लैक एजेंसी का बड़ा मारूफ एजेंट है। वो इस इमरान और इस सीक्रेट सर्विस के बारे में बहुत कुछ जानता है। किसी बैनुल-अक़वामी मिशन में बैनुल-अक़वामी टीम बनाई गई थी। इस मिशन में राइट इसके साथ काम भी कर चुका है, इसलिए बेफिक्र रहो। अब ये लोग मून से किसी सूरत भी जिंदा वापस नहीं आ सकेंगे।
स्टैचू ने पहले से ज़्यादा बाएतमाद लहजे में कहा। यस चीफ, हेनरी ने जवाब दिया और फिर दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो जाने पर इसने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। हॉलनुमा कमरे में बेजवी मेज़ के गिर्द इस वक्त 6 अफराद मौजूद थे। इनमें 2 औरतें और 4 मर्द मौजूद थे। वो सब बैठे आपस में बातें करने में मसरूफ़ थे कि हॉल का दरवाज़ा खुला और सब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे से एक लंबे कद और भारी लेकिन वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हो रहा था। इसने मल्टी कलर का सूट पहना हुआ था। इसका चौड़ा चेहरा इसके जिस्म की मुनासिबत के ऐन मुताबिक था। इसकी आंखों में जहानत की चमक थी। ये राइट था। इसके अंदर दाखिल होते ही 6 के 6 अफराद उठकर खड़े हो गए। बैठो, राइट ने दरमियान में मौजूद खाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो सब अफराद दोबारा कुर्सियों पर बैठ गए। ब्लैक ग्रुप की इस खुसूसी मीटिंग का मकसद बेहद अहम है। इस बार हमारे मुकाबले पर जो लोग आ रहे हैं वो दुनिया के सबसे ख़तरनाक सीक्रेट एजेंट हैं, राइट ने कहा। तो सबके चेहरों पर हैरत के तासुरात नुमायां हो गए। वो कौन लोग हैं बॉस? एक औरत ने कहा। बताता हूँ मैरी, पहले तुम सब ये बताओ कि क्या तुम में से कभी कोई एशिया के मुल्क पाकिस्तान गया है? राइट ने कहा। नहीं बॉस, तकरीबन सब ने इनकार करते हुए कहा। क्या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस या इसके लिए काम करने वाले इमरान से तुम में से किसी का टकराव हुआ है? राइट ने कहा। बॉस, टकराव तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। क्या इस बार हमारा टकराव पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से हो रहा है? एक आदमी ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम सबका ताल्लुक एक्रीमिया और यूरोप की किसी न किसी सरकारी एजेंसी से रहा है और तुम सब इस फील्ड के इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद हो। यही वजह है कि आज तक ब्लैक ग्रुप के मुकाबले में एक्रीमिया और यूरोप की कोई एजेंसी नहीं ठहर सकी, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इसका लीडर अली इमरान यहाँ एजेंटों से अक्सर मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं और इस बार वो मून्स पहुँच रहे हैं ताकि यहाँ मौजूद हार्ज के सब हेडक्वार्टर को तबाह कर सकें। और हमने ना सिर्फ इन्हें ऐसा करने से रोकना है बल्कि इनका खात्मा भी करना है, राइट ने कहा। बॉस, फिर तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मून्स के एक एक चप्पे पर ब्लैक ग्रुप का होल्ड है। एक बार वो यहाँ आ जाए फिर इनका खात्मा मुश्किल नहीं होगा, एक और आदमी ने कहा। असल मसला भी यही है, लेकिन एक मस्बत पॉइंट हमारे हक में जाता है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ये मालूम नहीं होगा कि यहाँ इनका मुकाबला तरबियत याफ्ता अफराद से होगा। और दूसरी बात यह कि वो पहले यहाँ पहुँचेंगे, फिर वो यहाँ सब हेडक्वार्टर का सुराग लगाएंगे और फिर इसको तबाह करने के लिए एक्शन लेंगे। इसके लिए इन्हें खासा वक्त चाहिए और इस तरह हम इन्हें आसानी से ट्रेस कर लेंगे, राइट ने कहा। बॉस, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? अचानक एक दूसरी औरत ने कहा। हाँ बाकारी, तुम भी बात कर सकती हो, किसी ने तुम्हें रोका तो नहीं, राइट ने कहा। बॉस, यहाँ मून्स में वैसे तो हज़ारों लाखों सयाह हर रोज़ आते जाते रहते हैं और वो यहाँ मून्स और गिरदो नवाह में हर वक्त ग्रोह दर ग्रोह घूमते फिरते भी रहते हैं। फिर यहाँ बेशुमार प्राइवेट रिहाइश गाहें, क्लब और होटल हैं। हम कहाँ कहाँ और किस तरह इनको चेक करेंगे? जबकि मेरे जहन में जो तजवीज़ है इससे ये लोग मून्स में दाखिल होते ही चेक किए जा सकते हैं, बाकारी ने कहा। वो कैसे? राइट ने हैरत भरी लहजे में कहा। बॉस, बरआज़म एशिया में सिर्फ बाचानी सयाहत के बेहद शौकीन हैं, इसलिए यहाँ बाचानी सयाह तो कसरत से आते जाते रहते हैं, लेकिन एशिया के दूसरे ममालिक के सयाह बेहद कम आते हैं। पाकिस्तान से तो शायद ही कभी कोई सयाह यहाँ पर आया हो। अलबत्ता काफिरिस्तानी सयाह भी बेहद कम तादाद में आते रहे और ये इंसानी नफ्सियात है कि चाहे वो एक्रीमियन मेकअप में हो या यूरोपी मेकअप में, बहरहाल जब वो अकेले होते हैं तो वो लाजमन आपस में अपनी मकामी ज़बान में ही बातचीत करते हैं। इसलिए अगर हम ब्लैक ग्रुप के हेडक्वार्टर में विलिंगटन से SVS मंगवा कर नस्ब करा लें और इसके कंप्यूटर में पाकिस्तानी ज़बान या इस इमरान का लफ्ज़ फीड कर दें तो ये लोग जैसे ही पाकिस्तानी ज़बान में बात करेंगे या इस इमरान का नाम लेंगे तो फ़ौरन शनाख्त हो जाएंगे। फिर इनका खात्मा हमारे लिए मामूली बात होगी, बाकारी ने कहा। तो राइट समेत सब साथियों के चेहरों पर बाकारी के लिए तहसीन के तासुरात उभर आए। बाकारी की जहानत वाकई बेमिसाल है, वाकई इंतहाई कामयाब तरीका है। तकरीबन सबने बारी बारी कहा तो बाकारी का चेहरा यकलख जगमगा सा उठा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन एक मसला और भी है कि क्या इस कदर वसी रेंज का SVS मिल जाएगा जो मून से ऐसे बड़े शहर को कवर कर सके, राइट ने कहा। बॉस, एक नहीं 2 3 4 SVS मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब किए जा सकते हैं। हार्ज के सब हेडक्वार्टर की बका से तो ये महंगे नहीं पड़ेंगे, बाकारी ने कहा। ओह वेरी गुड, वाकई 4 SVS अगर शहर के चारों कोनों में नस्ब कर दिए जाएं तो हम बड़ी आसानी से इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को शनाख्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो तय होगी। मैं 1-2 रोज़ के अंदर ही ये सब सेटअप मुकम्मल करा लूँगा। अब रह गया इनके खात्मे का प्लान।
तो इस सिलसिले में कोई तजवीज़? राइट ने कहा। कैसी तजवीज़ बॉस? ये ग्रुप की सूरत में होंगे। जैसे ये शनाख्त होंगे इस ग्रुप पर अटैक कर दिया जाएगा और इन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, एक नौजवान ने कहा। नहीं बॉस, इससे हम डॉज खा सकते हैं। ये लोग 2 ग्रुपों में की सूरत में भी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें बेहोश करके हेडक्वार्टर में लाया जाए, जहाँ इनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाए। जब पूरी तरह तसल्ली हो जाए तो इनका खात्मा कर दिया जाए, बाकारी ने कहा। हाँ, ये भी ठीक रहेगा, राइट ने बाकारी की तजवीज़ से तायद करते हुए कहा, और फिर सबने इसकी तायद कर दी। फिर ऐसा है कि ये मिशन ही बाकारी के सुपुर्द कर दिया जाए, राइट ने कहा, तो सबने ही इसकी तायद कर दी। मुझे मंजूर है बॉस, आप देखेंगे कि मैं इमरान और इसके साथियों का किस तरह इबरतनाक अंदाज में खात्मा करती हूँ। वैसे भी मेरा ग्रुप ऐसे कामों में माहिर है, बाकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, मीटिंग बर्खास्त। बाकारी, तुम मेरे साथ आओ, राइट ने उठते हुए कहा, तो सब उठकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद राइट और बाकारी एक ऑफिस नुमा कमरे में पहुंच चुके थे। ये राइट का ऑफिस था। फिर इन दोनों के दरमियान काफ़ी देर तक लाए अमल तय होता रहा। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें बॉस, आपके सामने मैं इनकी लाशें रख दूंगी, आप बेफिक्र रहें, बाकारी ने कहा। तुम ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद हो बाकारी, जबकि ये लोग हद दर्जे ख़तरनाक हैं, राइट ने कहा, तो बाकारी बेख्तियार हंस पड़ी। बॉस, मैंने वहाँ मीटिंग में सबके सामने इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैं इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से टकरा चुकी हूँ, जबकि हकीकत यह है कि मैं 2 बार पाकिस्तान जा भी चुकी हूँ और 2 बार हमारी एजेंसी का टकराव इस इमरान से हो चुका है। दूसरी बार तो हमने इमरान को इस अंदाज में पकड़ लिया था कि वो किसी सूरत बचकर ना जा सकता था, लेकिन इस शख्स ने ऐसी जज्बाती बातें की कि मैं खुफिया तौर पर इसकी मदद की और ये लोग बचकर निकले। लेकिन मैं बाद में इस इमरान ने तोते की तरह आंखें फेर ली और मेरे तन बदन में आग लग गई, लेकिन फिर इन लोगों से इंतकाम लेने का मौका ही नहीं मिल सका। अब जब मौका आया है तो मेरा ये इंतकाम अब पूरा हो जाएगा। अब देखेंगे कि बाकारी क्या करती है, और आप भी सिर्फ हेडक्वार्टर तक महदूद रहें, वरना इनका कोई पता नहीं कि ये सब हेडक्वार्टर के खिलाफ तो काम बाद में करें, पहले ये ब्लैक ग्रुप के खात्मे पर तुल जाएं। बाकारी ने कहा, तो राइट के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात फैलते चले गए। ओके, अब मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ कि तुम इस इमरान और इस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर लोगी। मेरी तरफ से तुम्हें मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाएगा, राइट ने कहा। आप बस मेरे ग्रुप हेडक्वार्टर में इनकी शनाख्त की इत्तला दे दें, बाकी काम हम खुद कर लेंगे, बाकारी ने कहा, तो राइट ने इस बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।